चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और जो चैप्टर आज शुरू करेंगे इट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो पूरा फ्रेश टॉपिक है। अभी तक हमने कैपिटल बजटिंग और टाइम वैल्यू ऑफ मनी दो टॉपिक्स के ऊपर बात की है। डायरेक्टली कनेक्शन नहीं, तो अगर आपने वो नहीं भी अटेंड किया तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये समझ में नहीं आएगा। ये बिल्कुल जीरो से एकदम बेसिक बात कर रहे हैं। कंपेरेटिवली चैप्टर सिंपल भी है, शॉर्ट भी है और थोड़ा फॉर्मूला का बेस भी रहेगा। अब अगेन जो अपना अप्रोच है वो सिर्फ फॉर्मूला और सम्स वाला नहीं है कि भाई चार फॉर्मूला बताए 10 सम करवाए चैप्टर पैकअप हो गया, वैसे नहीं होगा। पहले कंसेप्ट पे आराम से डिटेल में बात करेंगे कि एग्जैक्टली वो क्या रहा है। बिकॉज फिनांसिस जो है वो सिर्फ फॉर्मूला पे नहीं चलता है। आपको अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्या कर रहे हैं तो फॉर्मूला लगा के भी कोई फायदा नहीं, और अल्टीमेटली उससे कुछ गोल अचीव नहीं होगा। तो पहले अपने मीनिंग पे चलेंगे। जो चैप्टर का नाम है आपका, इट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब पहले वही समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है। अब देखो सिंपल सी चीज है कि अगर बिजनेस करना है, तो मैंने आपको कैपिटल बजटिंग के टाइम पे भी ये बात बोली थी। हम एक अजम्पशन पे चलते हैं कि हमारे पास खुद के पास कोई पैसा नहीं। कैपिटल का मतलब जो बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो, और वो फंडिंग हमारे पास है नहीं। अगर है भी तो भी हम उसको उस तरीके से देखेंगे कि यार ये पैसा मैं कहीं और लगा देता तो भी इतना तो कमा ही लेता। और ये अपने घर में भी कितनी बार क्या बातें हो रही होती है, बिजनेस किया कुछ काम किया पैसों की, तो यही होता है कि अब इस बिजनेस में इस वेंचर में इन्वेस्ट करना है, तो बोले कितना रिटर्न मिलेगा, इतना ही मिलेगा, इससे तो अच्छा मैं एफडी करवा लूं, इससे तो अच्छा मैं बॉन्ड्स में पैसे लगा दूं, इससे तो अच्छा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूं। वो कंपैरिजन हमेशा चलता है। तो पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास पैसा पड़ा भी है ना, तो वो पैसा भी कुछ ना कुछ कमा के दे सकता है। फर्स्ट पॉइंट ये है। और दूसरा, हम ये अजम्पशन पे चलते हैं कि बिजनेस में हमारे पास खुद का पैसा नहीं, तो कहीं ना कहीं से पैसा बोरो करके आपको लेके आना पड़ेगा, दिस विच इज कैपिटल। अब अगर हम कैपिटल बोरो करते हैं या बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में हमारे पास ऑप्शंस क्या है। तो अगर मैं एक बिजनेस वेंचर स्टार्ट करना चाहता हूं जिसके लिए मुझे फंडिंग की जरूरत है, तो कौन से नाम से या कौन से फॉर्म में हमारे पास फंडिंग आ सकती है, कैपिटल आ सकती है। मेजरली हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक डेट और दूसरा इक्विटी। ये दो मेजर चीजें हो सकती है। डेट का मतलब ये है कि देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि मुझे मेरे बिजनेस में आपको कोई हिस्सेदारी नहीं देनी है, मालिक मैं ही रहूंगा। आप मुझे ना कुछ टाइम के लिए पैसे उधार दे दो, ये मेरा परसेप्शन रहेगा कि मैं आपके पैसे रीपे कर दूंगा। मुझे सिर्फ आपका पैसा कुछ टाइम के लिए यूज करना है। अब वो 1 साल 2 साल 5 साल हो सकता है। जब तक मैं आपके पैसे यूज कर रहा हूँ उसके ऊपर आप एक रिटर्न मुझसे चार्ज कर लेना, लेकिन बिजनेस की ओनरशिप मुझे आपको नहीं देनी है। तो दैट इज कॉल्ड डेट फाइनेंसिंग। उधार लिया, पैसा यूज किया, पैसा वापस कर दिया। अच्छा, अगर मैं पैसा यूज कर रहा हूँ तो आप मुझसे कुछ रिटर्न तो मांगोगे ना, ये ऐसे ही पैसे यूज करने को दे दोगे? दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, लेकिन अगर आप मुझे पैसे दे रहे हो तो उस पर आपका भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। तो जो डेट मैं अगर रेज कर रहा हूँ तो उस पर मुझे जो पे करना पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। एकदम बेसिक सी बात है, पे ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे बिजनेस में आपको कोई हिस्सेदारी नहीं मिली है। बिजनेस कंप्लीटली मेरा ही रहेगा। आपने सिर्फ उधार दिया है, एक पॉइंट के बाद अपने पैसे वापस ले जाना, और जितने दिन तक मैंने आपका पैसा यूज किया उसका इंटरेस्ट मुझसे चार्ज कर लेना। हिसाब खत्म हो गया। ऑन द कॉन्ट्ररी जो इक्विटी वाला पार्ट है, अब ये डेट से डिफरेंट कैसे? बिकॉज इक्विटी वाले केस में मैं आपको अपने बिजनेस में पार्टनर बना रहा हूँ। मैं आपको एक हिस्सा दे रहा हूँ, ओनरशिप में एक स्टेक दे रहा हूँ जो परमानेंटली आपका रहेगा। और जैसे मैं कंपनी का मालिक हूँ तो उसी कंपनी में आपका भी एक हिस्सा रहेगा। एंड यू विल बी द ओनर फॉर लाइफ टाइम। जब तक आपको रहना है आप रह सकते हो, मैं आपको निकाल नहीं सकता, ये वैसी बात है।
अब यहाँ पे दोनों चीजों में बहुत फर्क है। डेट में यू आर आउटसाइडर, आप मेरे बिजनेस के मालिक नहीं, आपका मेरे बिजनेस के डिसीजंस में कोई मेजर कंट्रोल नहीं है, अथॉरिटी नहीं है बोलने की भाई मैंने आपसे पैसा लिया है, ब्याज दे रहा हूँ ना टाइम पे, मैं उन पैसों का क्या करता हूँ आपको क्या लेना देना, जब तक आपका इंटरेस्ट का पैसा मिल रहा है यू आर नो बडी टू इंटरफियर इन माई बिजनेस, अथॉरिटी नहीं है। लेकिन इक्विटी वाले केस में तो ऐसा है कि आप भी बिजनेस के मालिक हो। चाहे 2% 5% ही क्यों ना हो, उतना तो आपका भी बोलने का हक रहेगा। सो देर इज अ डिफरेंस। बट इक्विटी वाले केस में अगर आपने मुझे पैसा दिया है तो मुझे आपको कुछ रिटर्न में देना पड़ेगा, जरूरी है, फिक्स रिटर्न देना पड़ेगा, जैसे इंटरेस्ट यहाँ पे पे करना होता है वैसा कुछ, डिविडेंड के फॉर्म में। डिविडेंड हो सकता है, लेकिन डिविडेंड और इंटरेस्ट में बहुत फर्क है। अब वो चीज को अपने कंपेयर भी करेंगे यहाँ पे कि डिविडेंड और इंटरेस्ट में फर्क क्या है। इक्विटी या कंपनी के ओनर्स को कंपनी के प्रॉफिट में से जो एक हिस्सा दिया जाता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, और जिनसे हमने उधार लिया होता है उनको जो हम रिटर्न चुका रहे हैं उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। ये बेसिक सी बात है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, इंटरेस्ट, ये एक फिक्स रेट पे होता है, और ये अच्छा खासा रेट होगा, दिस मे बी समवेयर बिटवीन 8 to 15%। कुछ भी रेट हो सकता है, 10%, 12%, 15%। और ये फिक्स है, मुझे आपको चुकाना है, बिकॉज आप तो बाहर वाले हो, आपको क्या फर्क पड़ता है मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है। आप बोलोगे सर देखो हमने जो पैसा दिया है, हमको तो जो ब्याज बोला था वो चाहिए। आप प्रॉफिट कर रहे हो, लॉस कर रहे हो, कम कमा रहे हो, ज्यादा कमा रहे हो, हमारा क्या लेना देना, हम तो इस बिजनेस में एसोसिएटेड है ही नहीं। आपकी बात भी ठीक है। लेकिन इक्विटी वाले केस में क्या हो रहा है, इक्विटी वाले केस में ना मैंने आपको कंपनी में ओनरशिप दी है, तो मैं बोलूंगा यार जितना बिजनेस मेरा है उतना आपका भी तो है। अब कम ज्यादा होगा तो एडजस्ट करना पड़ेगा, आप मालिक हो, आप थोड़ी आउटसाइडर की तरह बात कर सकते हो, वैसी चीज हो गई। अब आपके पैसों को एज एन इक्विटी यूज करके मैं जो भी प्रॉफिट्स अर्न कर रहा हूँ उस प्रॉफिट का एक हिस्सा मैं आपको पास ऑन कर सकता हूँ एज डिविडेंड, कि भाई चलो प्रॉफिट में से कुछ रिटर्न तो मिलना चाहिए। लेकिन ये रिटर्न इस रेंज में नहीं होता है, ये खास ध्यान रखना है। इवन इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस। अब कैसा है ना, मेरा बिजनेस जो है वो ग्रोथ मांग रहा है, मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आज अगर 10 करोड़ का बिजनेस है तो ये 200 करोड़ का बन सकता है। तो ऐसे पॉइंट पे तो मुझे पैसा ही चाहिए, जितना पैसा मिले उतना मैं इसमें डंप करता रहूं, उतना मेरा बिजनेस बढ़ता रहेगा। तो अगर मैंने प्रॉफिट कमाया है तो उस प्रॉफिट का कितना हिस्सा मैं आपको डिविडेंड के तौर पे दे दूं, थोड़ा सा दूं या पूरा दे दूं? थोड़ा सा क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि उसके सामने जो पैसा बचेगा, अगर यही पैसा मैं फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट करूं तो अगले साल मैं इसके ऊपर और रिटर्न जनरेट करके दे सकता हूं। उसमें आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। तो जो ग्रोथ मेकिंग कंपनीज होती है ना, जिनके पास बिजनेस की अपॉर्चुनिटी होती है, वो डिविडेंड ज्यादा नहीं देते। और जिन कंपनीज के पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं होता है, तो वो लोग क्या करेंगे, भाई प्रॉफिट तो आप सब मालिक का है, आप इन्वेस्टर्स का है, ले जाओ, हमें क्या करना है। तो दो टाइप की अप्रोचेस डिविडेंड को लेके भी चलती है। अब ये बात अपन कब करेंगे, जब डिविडेंड पॉलिसी का चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि उस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव यही है कि डिविडेंड के बारे में क्या थॉट प्रोसेस होता है, वहां पे हम बात करेंगे। तो मैं यार डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, बट पॉइंट ये है कि प्रॉफिट्स में से एक हिस्सा डिविडेंड के नाम पे इन्वेस्टर्स को दिया जा सकता है। जो रिमेनिंग हिस्सा होता है ना उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, कि हमने पैसा अपने पास रखा है। अब देखना, आप मार्केट में थोड़ा डेटा देख लो, जो ग्रोथ मेकिंग कंपनीज है, रिलायंस हो सकती है, बाकी बड़ी कंपनीज है, अडानी है, जिनको और पैसा चाहिए अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, वो डिविडेंड के नाम पे हार्डली कुछ देते हैं। और आप सोचो ना, डिविडेंड की कुछ कमाई हो जाएगी, तो डिविडेंड कोई कमाई नहीं है, वो सिर्फ एक छोटे सा बच्चे को टॉफी दे देने के लिए, भाई रोना मत, चुप रहना, ठीक है, वैसा है। उसको खुश कर दिया, कुछ मिला, हार्डली कुछ मिलता है। अब आप डेटा देख लो, अपने रिलायंस की उस दिन बात भी कर रहे थे कंपनी लॉ में, तो रिलायंस का शेयर अभी अराउंड कुछ 1250 रुपए के अराउंड चल रहा है। वो स्प्लिट और बोनस के पहले 3000 की रेंज में था। इसकी फेस वैल्यू जो है ना वो 1 रुपए है, रिलायंस के शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपया है, और ये मार्केट प्राइस है। जो डिफरेंस आपको दिख रहा है ना, जो पूरा डिफरेंस ही है वैसे तो, वो प्रीमियम हो गया, वो मार्केट प्रीमियम है। अब 1 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर है, रिलायंस पूरे साल में जो डिविडेंड देता है वो देता है 7 रुपए। अब 1 रुपए के शेयर पे 7 रुपए नहीं है, वो 1250 के शेयर पे 7 रुपए। किसी ने 1500 रुपए में शेयर खरीदा है और उसको 7 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है पूरे साल का, परसेंटेज में कितना हुआ, हार्डली आधा परसेंट हुआ। और ये साल में वो 2 बार डिविडेंड दे देता है इंटरिम करके, तो भी आप देखो तो 1 या 2% डिविडेंड हुआ, उससे ज्यादा नहीं मिलता है। अब पता है डिक्लेयर कैसे करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। डिक्लेरेशन करते हैं इसके रेफरेंस में, 1 रुपए की फेस वैल्यू के शेयर पे डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया, 7 रुपए। तो ऐसी न्यूज आती है, रिलायंस डिक्लेयर 700% डिविडेंड। ऐसा आता है सच में, मनी कंट्रोल पे, टाइम्स पे, सब पे आता है, रिलायंस डिक्लेयर 700% डिविडेंड। लोग सोच रहे 700% डिविडेंड मतलब 1 रुपया 7 रुपया बन गया। अरे भाई वो फेस वैल्यू के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, और मार्केट वैल्यू के रिस्पेक्ट में देखो तो 2% भी नहीं होता है। तो वो देखने में बड़ा अच्छा लगता है, 700% मतलब 7 गुना पैसा दे दिया। ऐसे कैसे हो सकता है, 1 रुपया लगाओगे कंपनी वाले 7 रुपए दे देंगे, तो ये तो अपनी लक्ष्मी चिटफंड वाली स्कीम जो है उससे भी भारी हो गई। वो तो चलेगी नहीं। तो वो लोग प्रेजेंट ऐसे करते हैं कि फेस वैल्यू के रेफरेंस में आपको लिखना होता है,
वो गाइडलाइंस भी रहती है। तो सुनने वाले को शौक लगता है, पहली बार कोई मार्केट देख रहा हो ना, तो 700% डिविडेंड दे रही कंपनी, क्या हो रहा है। पर वो रियलिटी वैसी नहीं है। आप ये देखो कि आपने शेयर खरीदा कितने में, और आपको पूरे साल में उसके सामने मिला क्या, भाई 15 रुपए। रेफरेंस रेशियो निकाल लोगे तो 1% आएगा। तो ग्रोथ कंपनी इतना ही डिविडेंड देती है। अच्छा, डिविडेंड देना कंपलसरी है क्या एवरी ईयर? कोई रूल में ऐसा लिखा है हर साल कुछ ना कुछ डिविडेंड देना ही पड़ेगा? मैंडेटरी नहीं है, कंपनी का कॉल है, ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। ब्याज तो देना ही पड़ेगा ना, फिक्स है, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, फिक्स बोला है इंटरेस्ट पे करो। डिविडेंड इज ऑप्शनल, कंपनी डिक्लेयर करे तो वो पे करेगी, कंपनी अगर डिक्लेयर नहीं करती तो वो लोग पे नहीं करेंगे, उनकी मर्जी। वो बोल सकते हैं हम कोई डिविडेंड नहीं दे रहे सर, 5 साल से डिविडेंड नहीं दिया, चलेगा, इट इज पॉसिबल। तो ये एक ग्रोथ कंपनी वाला अप्रोच हो गया। दूसरा, अगर कंपनी सरकारी है या जिनका बिजनेस मॉडल स्टेबल है, सेट है, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एक कंपनी है, उसका बीच में काफी नाम था, ये लोग जो डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं ना, वो काफी अच्छा डिविडेंड देते हैं। आप सोचो, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं ग्रोथ कंपनीज की जो 1-2% डिविडेंड देती है। इंडियन ऑयल एक पॉइंट पे 10% डिविडेंड देती थी हर साल, 10% प्लस। और ये डेटा आप देखोगे 2020-22 का, तो आपको उस रेंज में मिल जाएगा। मतलब ब्याज नहीं मिलता एफडी पे उतना, तो डिविडेंड इंडियन ऑयल दे रही थी। रीजन क्या है, देखो पेट्रोल बेचने वाली कंपनी है, अब उनके पेट्रोल पंप पूरे इंडिया में सेट है। 15-16 हजार पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल के पूरे इंडिया में, बहुत बड़ा नंबर है। और सबसे बड़ा काउंटिंग जो है नंबर ऑफ पेट्रोल पंप के हिसाब से तो इंडियन ऑयल का है आज की डेट में। तो 16 हजार पेट्रोल पंप प्लस पूरे इंडिया में सेटअप है, जहां जहां जितने होने चाहिए ऑलरेडी है। तो उनका कोई बिजनेस एक्सपेंशन का विजन नहीं है। अच्छा, पेट्रोल, जब क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता मिलता है, तो पेट्रोलियम कंपनीज की भर भर के कमाई होती है, भर भर के प्रॉफिट आता है। अच्छा, उल्टा भी होता है, अगर वहां रेट बढ़ जाए और सरकार यहाँ पेट्रोल का रेट ना बढ़ाने दे, तो लॉस भी होता है। लेकिन जिन क्वार्टर्स में हैवी प्रॉफिट होता है, वो लोग क्या करते हैं, मतलब उन क्वार्टर्स में प्रॉफिट अच्छा खासा डिक्लेयर करते हैं। अब इतना सारा प्रॉफिट कंपनी के पास पड़ा है, और कंपनी को एक्सपेंशन करना नहीं है, अगले 5 साल तक कोई ऐसा प्लान नहीं है, क्या करेंगे उन पैसों का? भाई बांट दो ना, इन्वेस्टर्स में जिनका है उनको बांट दो। अच्छा, इंडियन ऑयल में सबसे ज्यादा स्टेक किसका है? सरकार का, सरकारी कंपनी, तो उनको भी तो डिविडेंड मिलता है। इंडियन गवर्नमेंट की डिविडेंड से बहुत अच्छी कमाई है, कुछ लाख करोड़ में जाती है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट खुद कितनी कंपनीज में इन्वेस्टर है। एलआईसी में है, इंडियन ऑयल में है, भारत पेट्रोलियम में है, ये सब सेक्टर्स में, आईआरसीटीसी में मेजर स्टेक है। तो वहां से जो डिविडेंड आता है वो सरकार को भी तो मिलता है। तो पूरे साल का डिविडेंड 1000 करोड़ में जाता है, तो उनको मिलेगा तो अपने को भी मिलेगा। तो वो कंपनी क्या करती है, मेजोरिटी पैसा बांट देती है, हमको क्या करना रख के, हमारा है भी नहीं। तो वहां पे ना आपके इन्वेस्टमेंट पे 10-10% आपको डिविडेंड मिल रहा है। अभी नो डाउट वो नंबर शायद कम होगा, लेकिन कंपनी इस तरीके से भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब अपना पॉइंट यहाँ पे ये है कि हम डेट के फॉर्म में पैसा रेज करें, इक्विटी के फॉर्म में पैसा रेज करें, कुछ ना कुछ रिटर्न के फॉर्म में हमको सामने जो इन्वेस्टर है उसको देना पड़ता है, उसकी एक्सपेक्टेशन होती है। तो ये जो टर्म यहाँ से डिराइव होता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आपको यहाँ पे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अगर कंपनी कैपिटल के नाम पे कुछ पैसा बोरो कर रही है, चाहे वो डेट के फॉर्म में बोरो करे या इक्विटी के फॉर्म में, उसका कुछ ना कुछ खर्चा तो लग रहा है ना कंपनी के लिए। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या है, कंपनी के लिए खर्चा है। डिविडेंड आप इन्वेस्टर्स के लिए कमाई है, लेकिन देने वाले के लिए तो खर्चा है ना। तो ये कॉस्ट का एनालिसिस हम यहाँ पे इस टॉपिक में करने वाले हैं, इसलिए टॉपिक का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब मेजरली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसको दो नहीं, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक प्रेफरेंस शेयर भी, ठीक है, तो डेट रेज करना, इक्विटी रेज करना, या फिर प्रेफरेंस के फॉर्म में पैसा रेज करना। तो हम यहाँ पे ये सीखने वाले हैं कि ये कैपिटल रेज करने की जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट कैसे करनी है, कितना खर्चा लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन है। इस पे कंपनी का पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। अगर आपने गलत डिसीजन लिया तो आपका पूरा बिजनेस बंद हो सकता है। और इसके बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल मार्केट में बैठे हुए हैं, जिनकी फाइनेंशियल पॉलिसीज में मिस्टेक्स की वजह से कंपनियां बंद हो गई है। और इसमें आपको अगर एग्जाम्पल्स चाहिए, तो अपने जो अनिल अंबानी ग्रुप है, अनिल अंबानी वाला जो रिलायंस है, वो इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है अपना वोडाफोन आइडिया, ये एक एग्जाम्पल है। जेट एयरवेज जो कंपनी है वो एक एग्जाम्पल है। किंगफिशर एयरलाइंस आपको पता ही है, वो एक एग्जाम्पल है। ये सब बड़ी बड़ी कंपनी है। वीडियोकॉन है, वीडियोकॉन की भी यही हालत है। एक टाइम पे टीवी का इतना बड़ा ब्रांड था कि वीडियोकॉन के टीवी चलते थे, मार मार के चलाने पड़ते थे, लेकिन चल जाते थे। पुराने टीवी में ना वो स्कीम होती थी, और डब्बा टीवी नहीं आता था, उसको अगर उसमें अगर पिक्चर ब्लर आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो उसको साइड पे से एक थप्पड़ ही मारना है, वो अपने आप ठीक हो जाता था। बेस्ट इलाज है उसमें, कोई टेक्नीशियन नहीं बुलाना, कुछ खोल के चेक नहीं करना, जितना उसको मारोगे ना वो बढ़िया चलेगा, वैसा है। फिर अपने को आदत भी वही पड़ गई।
अब देखो घर पे अगर कभी रिमोट नहीं चलता ना, अपन सेल चेंज नहीं करते, पहले उसको 4 बार मार के देखते क्या पता चल जाए। अरे भाई अपग्रेड हो चुका है, वो सेल खत्म हो गया, अब वो वाला जमाना नहीं कि उसको मार मार के ठीक करोगे। पर एलईडी टीवी पे ध्यान रखना पड़ता है, उसमें मत मार देना, वो पैनल काफी पतली आती है, वो एक ही बारी में टूट जाएगा वैसे। तो ये सारी जो कंपनीज है ना, ये सब अपनी फाइनेंशियल पॉलिसीज में मिस्टेक्स की वजह से आज इनकी हालत खराब है। एक और कंपनी, एयर इंडिया, ये तो टाटा ग्रुप ने अक्वायर कर ली, ये सब चीजें। अब इन लोगों ने, वोडाफोन आइडिया का मैं आपको बता देता हूँ, जो प्रीवियस कंपनी है आइडिया, वोडाफोन अलग थी, आइडिया अलग थी, आपको पता है, दोनों ने मर्जर कर लिया। आइडिया कंपनी वालों ने बहुत सारी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स तो की, फाइनेंशियल मिस्टेक्स भी की। देखो बिजनेस जब चल रहा होता है, बहुत कमा रहे होते हैं, पैसा आ रहा होता है, तब क्या लगता है, अरे ले लो उधार यार, ब्याज भर देंगे, क्या टेंशन है, कितना ब्याज लग रहा है, बोलो 12%, 15%, लेके जाना, जो उसमें आ जाते हैं अपन। इतना सारा डेट ले लिया। अब अगर कहीं बिजनेस डाउन हुआ और प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो गया, तो इंटरेस्ट चुकाने में हो जाती दिक्कत। और आइडिया वालों के साथ यही हुआ, इतना बोरोइंग कर लिया उन्होंने, डेट इतना चढ़ा लिया कि अब जो सिचुएशन ऐसी आ गई, जैसे ही जियो आया, जब प्रॉफिट्स और रेवेन्यू कम हुआ, तो सीधा सीधा पैसा खत्म, अब ब्याज कहाँ से भरे। अब वो ब्याज एक्यूमुलेट होते होते इतना हो गया कि आज कंपनी धक्का मार मार के चल रही है, वेंटिलेटर पे है कंपनी, कभी भी बंद हो सकती है, वैसी कंडीशन है। और प्रमोटर्स भी परेशान है, करे क्या, क्योंकि जोश में आके उधार बहुत ले लिया, अब ब्याज का खर्चा जो है ना, पूरा बिजनेस खत्म कर दिया। तो इसका एक मिक्स, कितना डेट लेना है और कितना इक्विटी के फॉर्म में हिस्सा देना है, बहुत पकड़ के रखना पड़ता है। आप अगर उसका बैलेंस नहीं रखोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस जो है ना, पूरा डूब जाएगा। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं, कि जैसे मैंने डेट की बात की, तो डेट का कॉस्ट कितना होता है, उसको ना फॉर्मूला वाइज या सिंबलिकली ऐसे लिखते हैं, के डी, थोड़े सिंबल्स भी पता होने चाहिए, कॉस्ट ऑफ डेट वैसे बोला जाता है। फिर ये है अपना इक्विटी में हमारा कितना खर्चा लग रहा है, डिविडेंड एंड ऑल, दैट इज के ई। और ये वाला जो पार्ट है प्रेफरेंस शेयर, इसको बोलेंगे के पी। वो के यूज करते हैं, सी यूज नहीं करते, क्योंकि सेम अल्फाबेट्स पे दूसरी जगह भी यूज होते हैं, तो मिक्सअप हो जाता है। तो कॉस्ट के लिए इन्होंने सी के बदले के वाला अल्फाबेट यूज कर लिया वैसा। और ये सारा मिला के जब टुगेदर देखा जाता है कि भाई मेरी कंपनी में डेट भी है, इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अपने बोलते हैं के सी, या के ओ भी कितनी बार यूज कर लेते हैं, ओवरऑल कॉस्ट के हिसाब से वैसा भी होता है। कंपनी के कॉस्ट या ओवरऑल कॉस्ट वैसा भी होता है। तो ये सब सिंबल्स है जो अपने देखने वाले हैं। अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले जो बात होगी वो डेट वाली कर लेते हैं। अब कल अपन कैपिटल बजटिंग में एग्जाम आया था, WACC वाला, उसमें कुछ डिस्कस कर रहे थे, वो चीज मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ। भाई डेट की बात अगर मैं कर रहा हूँ, तो एक सिंपल कैलकुलेशन समझो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने कुछ अमाउंट बोरो किया, एंड लेट दैट अमाउंट बी 5 करोड़ रुपीज। ये मैंने लोन लिया है या डेट लिया है, और इस पे ना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम, जो सामने वाला चार्ज कर रहा है। मैंने लोन लिया है सपोज 10 साल के लिए, ड्यूरेशन मैटर नहीं करती यहाँ पे, बट एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब ये 5 करोड़ का जो लोन है, इस पे हर साल मुझे कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 12% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट जाएगा, 5 करोड़ पे 12% मतलब कितना होगा। तो ओरल ही हो जाना चाहिए क्या, एलसी चलाते हैं, 60 लाख होगा ना। ऐसे गिनो ना, 5 करोड़ पे 10%, 50 लाख, उससे थोड़ा ऊपर है, 60 लाख होगा। तो 60 लाख रुपीज जो है वो इंटरेस्ट कॉस्ट आपका एवरी ईयर का फिक्स है। अब ये इंटरेस्ट कॉस्ट जो है ना, दिस इज अ बिजनेस एक्सपेंस। ये आपके पीएनएल में सीधा सीधा खर्चे के फॉर्म में क्लेम करने को मिलता है। अब अगर आपके पीएनएल की बात करें, तो उसमें कैलकुलेशन के लिए कुछ अमाउंट अज्यूम कर लेते हैं। आपकी जो इनकम है पीएनएल में, बिफोर दिस एक्सपेंस एंड एवरीथिंग, सपोज वो कुछ अमाउंट आ रहा है 1.5 CR, 1.5 करोड़ रुपए, ये आपकी नेट इनकम है बिफोर इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो इसके ऊपर टैक्स पे करोगे या नहीं। अब कंपनी के ऊपर टैक्स कितना लगता है, 30%, ये एवरेज मान के चलो। तो 1.5 करोड़ की इनकम अगर दिखाई है आपने नेट, तो 30% के हिसाब से कितना हो गया, 45 लाख रुपीज जो है वो तो आपका टैक्स हो गया। समझ आ रहा है। लेकिन अब इसके सामने अगर आप इंटरेस्ट का एक्सपेंस क्लेम करो, ये वाला 60 लाख रुपीज, तो इससे आपकी नेट इनकम पे कोई फर्क पड़ेगा, टैक्स लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि अगर 1.5 करोड़ रुपए आपकी इनकम थी, तो उस पर टैक्स कितना आ रहा है आपने देख लिया। लेकिन इसमें 60 लाख माइनस हो गया, बचा कितना, 90। अब इसके ऊपर टैक्स गिनो 30%, कितना आ गया, 27 लाख होगा। तो 45 लाख की टैक्स लायबिलिटी जाके सीधा 27 लाख पे आ गई। मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ मेरा 18 लाख रुपीज का टैक्स सेविंग हो गया। सही है, बात समझ आ रही। अब पूरे साल का जो इंटरेस्ट कॉस्ट मैंने बेयर किया, वो ऐसे देखा जाए तो 60 लाख है, लेकिन एक्चुअल में 60 लाख नहीं है, क्योंकि 60 लाख का खर्चा करके मैंने 18 लाख रुपए का टैक्स बचाया है। तो मेरा नेट कॉस्ट कितना होगा, नेट इंटरेस्ट कॉस्ट कितना होगा, वो समझ आ रहा है। 60 लाख रुपीज का एक्सपेंस दिखा के
उसमें 18 लाख रुपीज तो मैंने सामने टैक्स बचा लिया। अगर ये 60 लाख क्लेम नहीं करता तो 45 लाख का टैक्स आता। 60 लाख का एक्सपेंस डाला तो टैक्स कितना हो गया? 27। तो एक तरफ मैं 60 लाख रुपीज का खर्चा कर रहा हूँ, बट उसकी वजह से मेरा 18 लाख रुपीज का टैक्स बच रहा है। तो मेरा जो नेट इंटरेस्ट कॉस्ट है ना, वो 42 लैक्स हुआ। ये बात समझ आ रही? कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो टैक्स डिडक्टिबल है, जिसमें इनकम टैक्स में खर्चा मिलता है, उसमें ये बात एप्लीकेबल होती है। वन ऑफ देम इज इंटरेस्ट। अनदर पॉइंट वाज डेप्रिसिएशन, जो अपन कैपिटल बजटिंग में देख रहे थे वैसा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है हमेशा, कि कभी भी आप ब्याज चुकाओगे तो वो आपको इनकम टैक्स में कुछ सेविंग्स देगा। तो आपका नेट कॉस्ट है ना, वो इन दोनों का डिफरेंस होगा हमेशा। यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन? बोलो, क्लियर हुआ? अब इसी चीज को ना अपन परसेंटेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। जो 12% का आपका रेट था ना, वो देख लो। इंटरेस्ट का जो रेट उन्होंने बोला है, दैट इज 12% पर एनम। लेकिन जैसे ही आप ये 12% ब्याज चुका के इसका खर्चा क्लेम करोगे, इस पे आपका टैक्स सेविंग हो जाएगा। और टैक्स सेविंग कितना होगा? जो अपन ने रेट देखा 30%। तो अल्टीमेटली तो आपका नेट जो भी आ रहा है वही कॉस्ट लग रहा है। तो इसके लिए इन्होंने फॉर्मूला बना दिया, कॉस्ट ऑफ डेट। और ये मैं आपको पिछले नंबर से भी टैली भी करा देता हूँ। देखो, 60 लाख रुपीज जो है आपने इंटरेस्ट पे किया, उस पर आपका टैक्स सेविंग कितना होगा? 18 लाख। तो नेट आपका जो कॉस्ट है वो कितना है? 42 लाख। आपने उधार कितना लिया था? टोटल बोरोइंग्स कितने थे? 5 करोड़। तो 42 लाख को अगर आप 5 करोड़ पे गिनोगे तो ये परसेंटेज में निकालो कितना हो रहा है। 42 लाख इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 5 करोड़? एटी फोर थोड़ी होगा, 8.4 होगा। एक जीरो की गड़बड़ होगी। 42 लाख डिवाइड बाई 5 करोड़ है, तो 5 करोड़ इज 500 लैक्स। तो 42/500 × 100 ऐसा होगा। 8.4 आएगा। 8.4% आ रहा है। तो वैसे आपको जो रेट कोट किया है वो तो 12% है, बट ये तो एक्चुअल में कितना जा रहा है आपका? 8.4। इसी चीज को इन्होंने फॉर्मूला बनाया हुआ है, जो केडी वाला मैं आपको बता रहा हूँ। परसेंटेज में डायरेक्ट गिन सकते हैं। इंटरेस्ट इंटू 1 - टैक्स। बहुत सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। इंटरेस्ट इंटू 1 - टैक्स। इंटरेस्ट कितना है अपना? 12%। टैक्स का रेट कितना है? 30%। समझ आए? तो 30% टैक्स में सेविंग्स करने के बाद आपका अल्टीमेटली कॉस्ट कितना जा रहा है, देखो ये गिन लो। 1 - 30% मतलब 70% हो गया। तो 12 का 70% मतलब 12% इंटू 0.7, ये कितना हो रहा है? आया 8.4। देखो, मैंने परसेंटेज में भी आपको गिनवा दिया, अमाउंट से भी गिनवा दिया, जो टैली हो रहा है। तो अल्टीमेटली जो 12% दिख रहा है ना, वो 8.4% है, 12% नहीं है। बात समझ आ रही? क्योंकि 12% ब्याज चुका तो रहे हो, बट उसके सामने आपका टैक्स सेविंग हो रहा है ना। इनकम टैक्स वाले आपको ये बेनिफिट दे रहे हैं, तो नेट कॉस्ट तो इतना ही जा रहा है। तो कॉस्ट ऑफ डेट आपका हो गया 8.4%। बोलो, बात समझ आई? तो ये हमेशा अब ये आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो कि इंटरेस्ट पे पैसा लेने का ये एडवांटेज है। तो ये इंटरेस्ट कॉस्ट जब हम बेयर करते हैं तो सामने टैक्स सेविंग होता है, हमेशा होता है। तो जो रेट आपको दिखता है ना, कुछ ना कुछ उससे कम ही जा रहा है। ये आप बेनिफिट की तरह भी देख सकते हो। बट नो डाउट ये तो आपके पॉकेट से नेट जा ही रहा है, हैवी अमाउंट है। बट टैक्स सेविंग हो जाता है तो इनकम टैक्स में थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है। ये अगर हम डिविडेंड की बात करें, तो डिविडेंड इज नॉट अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। डिविडेंड जो है वो आफ्टर टैक्स होता है। तो जो पीएटी आता है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से हम डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर्स को एक पैसा देते हैं। वो पीएनएल में डेबिट नहीं होता। तो डिविडेंड इज अ फिक्स कॉस्ट या फिक्स परसेंटेज, जिसमें टैक्स सेविंग का कोई फॉर्मेट नहीं। जैसे प्रेफरेंस शेयर वाले हैं, आप लोगों ने अकाउंटिंग में जो किया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर के आगे परसेंटेज लिखा होता है, 8%, 9% फिक्स डिविडेंड। वो डिविडेंड पे ऐसा टैक्स सेविंग नहीं होता। तो अगर मान लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है और वो बोलते हैं हमको 9% डिविडेंड फिक्स चाहिए, आपका कॉस्ट डायरेक्टली 9% ही है। क्योंकि ये ना, टैक्स पे करने के बाद जो पैसा बचता है ना, उसमें से दिया जाता है। तो इस पे कोई टैक्स डिडक्शन नहीं मिलता। लेकिन इंटरेस्ट पहले चुकाया जाता है, बाद में टैक्स पे किया जाता है। ऑर्डर का फर्क है, उस वजह से टैक्स सेविंग वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। पता चला? अब ये पूरी स्टोरी का पता है, क्रक्स खाली ये है। मैं आपको सिर्फ ये फॉर्मूला रिलेट कराने के लिए सब बता रहा हूँ। एंड ऑफ द डे तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई केडी कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट कंसेप्ट आपके सामने है कि ये क्यों कर रहे हैं। बोलो, पॉइंट क्लियर हुआ? देख लो, आपको कुछ साथ में लिखना है, नोट करना है नोटबुक में, तो लिखते जाओ। बाकी मॉड्यूल में देखोगे तो भी चीजें हैं। मैं थियरी भी साथ साथ में करवा देता हूँ। बट ये बेसिक पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ डेट।
ये आपको फिर मैं फाइल चाहिए तो शेयर कर दूंगा, वो तो इशू नहीं है, इसमें सब लिखा हुआ जो स्क्रीन पे है वो आ जाएगा आपके पास। बट अभी नॉर्मली खाली टाइटल देना है नोटबुक में, तो टाइटल दे दो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, शॉर्ट में लिख लो खाली अपने रेफरेंस के लिए, थोड़ा बहुत ध्यान रहेगा कि भाई क्या बातें हुई है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कैपिटल रेज करने के हमारे पास तीन ऑप्शंस मेनली है। डेट है, इक्विटी है और प्रेफरेंस, ये तीन ऑप्शंस है। बोलो क्लियर ये चीज। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में तीन पार्ट है। तो मेनली हमने ये देखा कि भाई ये केडी वाला जो पार्ट है वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो केडी का फॉर्मूला ये, इंटरेस्ट इंटू वन माइनस टैक्स। अल्टीमेट आउटकम अपना इतने डिस्कशन का अभी डेट को लेके ये है, और कैलकुलेशन ऐसे होता है। बट ये क्यों किया, उसका रीजन आपके सामने है, टैक्स सेविंग होता है, इनकम टैक्स से एसोसिएटेड पॉइंट है, ऐसा आपने बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर, ये समझ आया। अब साथ साथ में मॉड्यूल में से थोड़ा बहुत थियरी भी टैली करा देता हूँ। देखो थियरी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ऐसा नहीं कि पूरा सॉन्ग्स ही पूछेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है तो चलो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलना है, थियरी पे मेहनत करनी है और प्रैक्टिकल पे भी। अदरवाइज फिर पेपर में ढूंढ ढूंढ के लिखना पड़ेगा, क्या करें। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ये सारी स्टोरी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मिलेगी यहाँ पे लिखी हुई। इन्होंने तो दो पैराग्राफ में शॉर्ट में समझाया। देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न अ फर्म मस्ट अर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट्स सो दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म रिमेन्स अनचेंज्ड। सिंप्लीफाई कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब कि मेरे इन्वेस्टर्स मुझसे कितना रिटर्न मांग रहे हैं, तो मिनिमम मुझे उतना तो कमाना ही पड़ेगा। अगर मैं पूरा पैसा डेट पे यूज कर रहा हूँ और मुझसे 12% ब्याज मांगा जा रहा है, तो मेरा प्रॉफिट 12% से कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? मेरा रिटर्न कितना होना चाहिए, 12% से ज्यादा ही होना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने 12% रिटर्न कमा लिया, वो सारा तो आप लोग ब्याज में ले जाओगे, मेरे पास क्या बचेगा। तो एज अ कंपनी अगर मुझे कुछ वेल्थ क्रिएट करनी है, तो मुझे मेरी कॉस्ट से ज्यादा कमाना पड़ेगा। तो अगर कॉस्ट के बराबर कमाऊंगा तो एट पार रहूंगा, जो अपने वो एनपीवी इक्वल टू जीरो देख रहे थे। लेकिन अगर कॉस्ट से ऊपर कमाऊंगा तो आईआरआर पॉजिटिव आएगा, कुछ बचेगा मेरे पास। तो वो चीज का मुझे ध्यान रख के चलना है। तो यही बेसिक बात यहाँ पे बोली। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू इक्विटी, डेट, रिटेन्ड अर्निंग्स। सेम बातें बार बार हो रही है। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी। अब ये कौन है क्यों है पता नहीं, लेकिन डेफिनेशन दी है। ठीक है, तो इनके ऊपर अपन नहीं जाएंगे। डेफिनेशन वाला काम सबसे ईजी है, कुछ नहीं आता हो तो डेफिनेशन दे दो, 10 बुक्स में आपके नाम छप जाएंगे। सालों जन्मों तक लोग आपको याद करेंगे और गालियां भी देंगे कि क्या रह गया था डेफिनेशन लिखने के लिए। ठीक है, तो आप लोग ये 11 12 से झेल ही रहे हो ना, तो ये दो चार नाम और आ गए। देख लो क्या बोल रहे हैं। सब लोग घुमा फिरा के सेम बात बोल रहे हैं। इनकी इंग्लिश अच्छी है खाली, बाकी कुछ नहीं है। इनको ना वो एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, घुमा फिरा के सेम बात बोलना बहुत अच्छे से आता है। तो इनमें से जिसने पहली डेफिनेशन दी होगी ना, ये बाकी के उसके क्लासमेट थे, सारा असाइनमेंट कॉपी किया। बोले तू दे दे, हम इधर उधर करके लिख लेंगे। ये वो वाली कैटेगरी। देखो, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न विच अ फर्म रिक्वायर्स एज अ कंडीशन फॉर अंडरटेकिंग एन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट चाहिए तो कम से कम इतना कमा के देना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग्स और द कट ऑफ रेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। कट ऑफ रेट वही हो गया मिनिमम रेट। ठीक है, सिनोनिम्स है। अ कट ऑफ रेट फॉर द अलोकेशन ऑफ कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। इट इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन अ प्रोजेक्ट दैट विल लीव अनचेंज द मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक। देखो, अगर 12% ब्याज देना है और मैं 12% कमा के दे दूं, तो मेरे बिजनेस की वैल्यू एट पार रहेगी। अगर 12% से ज्यादा कमाऊंगा तो मेरे बिजनेस की वैल्यू आपके माइंड में बढ़ जाएगी कि अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी, इसके स्टॉक के हम ज्यादा पैसे दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं 12% से कम कमाऊंगा तो आप शेयर बेच के भाग जाओगे, ये कंपनी तो नुकसान में जा रही, तो वैल्यू गिर जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रिटर्न अगर बराबर चल रहा है, तो स्टॉक का प्राइस उसी लेवल पे रहेगा जिस लेवल पे लास्ट होगा।
कम ज्यादा होगा तो फ्लक्चुएट करेगा, तो वो बात बोल दी। Cost of capital is a rate of return the firm required from investment in order to increase the value of the firm in the marketplace. सेम बात होगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो कम से कम कमाना ही पड़ेगा, उससे ज्यादा कमाओगे तो आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, अदरवाइज वो नहीं बढ़ने वाली। तो ये पॉइंट्स है, ये डेफिनेशन लर्न नहीं करनी है, सिर्फ रिलेट करा रहा हूँ। आगे की थियरी देख लो। ये जो हम फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट सीख रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, थियरी आंसर हो सकता है क्योंकि इतने हेड पॉइंट्स हैं। डिजाइनिंग द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब वही, डेट कितना होना चाहिए, इक्विटी कितनी होनी चाहिए, प्रेफरेंस कितना होना चाहिए, रेशियो। बहुत ज्यादा डेट भी अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा इक्विटी भी अच्छी नहीं है कि साथ दे दो। ज्यादा इक्विटी बांट दोगे, आप क्या सोचोगे, तो बेस्ट है ना, ब्याज नहीं देना पड़ता, ले जाओ इक्विटी ले जाओ। अरे जितनी इक्विटी दे रहे हो उतना कंट्रोल दे रहे हो, उतनी ओनरशिप दे रहे हो, फिर सामने वाला भी अपनी चलाएगा, फिर नहीं जमेगी तो उसकी बात सुननी पड़ेगी, तो आप अपने मन से बिजनेस भी नहीं कर पाओगे, कंट्रोल भी तो पकड़ के रखना है ना। तो सारा इक्विटी दे देना फाइनेंशियली सस्ता इलाज है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में खत्म हो जाओगे आप। और यही सारा डेट ले लेना और इक्विटी की लालच अपने हाथ में रखना, वो भी गलत है, क्योंकि इतना डेट उठाओगे तो इतना ब्याज भरना पड़ेगा, तो फिर ब्याज में नुकसान होगा। तो ये सीसॉ चलता है, डेट इक्विटी बैलेंस करना आना चाहिए, और मार्केट की कंडीशन के हिसाब से बैलेंस करना है। तो जो कंपनी में सीएफओस होते हैं ना, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, ये सब उनका दिमाग है। तुम बैठ के कैलकुलेट करो कंपनी के लिए क्या अच्छा है, तुम्हारा एक गलत डिसीजन कंपनी डुबा सकता है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक डिसीजन गलत लेना है, थोड़ा ब्याज ज्यादा मतलब पैसा उठा लो, बिजनेस खत्म। तो अगर एज अ सीएफओ आपकी कंपनी से दुश्मनी हो तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, जितना हो सके डेट उठा लो, उठा के छोड़ दो, अपना क्या जा रहा है, अपने कंपनी चेंज कर लेंगे, तुम लोग भरते रहना, ठीक है, कंपनी खत्म। तो अगर उनकी बैंड बजानी हो ना, तो आपके पास बहुत अच्छा रास्ता है। ठीक है, तो ये ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। हेल्पफुल इन इवेल्युएशन ऑफ एक्सपांशन प्रोजेक्ट्स। एक्सपांशन प्रोजेक्ट वही, कोई प्रोजेक्ट आपका जो चल रहा है उसको एक्सपांड करना है, तो वहां पे ये सब डिसीजन लिए जाते हैं, इस एंगल से सोचा जाता है। रिसोर्सेज का रैशनल अलोकेशन। भाई पैसा इकोनॉमी में बहुत है, कहाँ से कितना उठाना है, कहाँ कितना लगाना है, सब गिनती वाले काम है, हिसाब वाले काम है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, वो इसी से पता चलता है। कॉस्ट कितनी कम रखी, एक अच्छा सीएफओ कौन होगा, जो कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा पैसा कंपनी को रेज करके दे। ठीक है, तो अगर आप टॉप मैनेजमेंट में हो, सीएफओ मतलब टॉप मैनेजमेंट में ही हुआ, तो आपकी इवेल्युएशन जो है ना, वो इसी परफॉर्मेंस पे होती है कि आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कितना कम रख के कंट्रोल किया और कंपनी के प्रॉफिट जनरेट करके दिए, तो ये सब काम होगा। फिनांसिंग डिविडेंड डिसीजंस में ये सब बातें आने वाली, वो अपन देख ही रहते हैं, और ये आगे के चैप्टर्स भी है, तो बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे। ठीक है, अभी थोड़ा थियरी से आगे बढ़ते हैं, ये सब चीजें भी लास्ट में डिस्कस कराऊंगा, लेकिन फिर बोरिंग हो जाएगा, पहले थोड़ा कैलकुलेशन पे चलते हैं। आगे देख लो, कुछ अजम्पशंस पे चल रहे हैं, हाँ, ये थोड़ा पहले देख लेना चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में जब भी कैलकुलेशन होता है, कुछ थियोरेटिकल अजम्पशंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि हर चीज आप प्रैक्टिकली मैनेज नहीं कर सकते। अजम्पशंस क्या है, फर्स्ट पॉइंट, द फाइनेंशियल एंड द बिजनेस रिस्क आर नॉट अफेक्टेड बाय इन्वेस्टिंग इन न्यू इन्वेस्टमेंट्स एंड न्यू इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। इन शॉर्ट ऐसा है, फाइनेंशियल रिस्क और बिजनेस रिस्क अपने लिए अभी दो नए टर्म्स हैं। अभी एग्जैक्टली क्या होते हैं पहले मैं वो क्लैरिफाई कर देता हूँ। बिजनेस रिस्क का मतलब वो चीजें जो हमारी गलती से बिगड़ सकती है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, अगर वो डिसीजंस गलत लेगा, उससे जो फायदा नुकसान होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क, क्योंकि वो आपके डिसीजंस की वजह से इम्पैक्ट हो रहा है। दूसरा जो पॉइंट है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क में हमारे कंट्रोल के बाहर की बात है, मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे आरबीआई का रेपो रेट चेंज हो गया, मार्केट में पैसों की बहुत शॉर्टेज हो गई, तो ब्याज देने वालों ने ब्याज बढ़ा दिया कि भाई पैसा है ही नहीं मार्केट में, हमारे पास है, लेके जाओ लेकिन इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा, दैट इज नॉट अंडर माई कंट्रोल। तो वो सारे फाइनेंशियल रिस्क है। बिजनेस रिस्क मतलब मेरे डिसीजन मेकिंग में जो गलतियां हो रही है, उससे जो नुकसान हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो है ना, वो अफेक्ट नहीं होती। आपका न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, सब अपनी जगह है, ये सब चीजें अपने हिसाब से काम करती है। फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर अनचेंज रहता है ना, आपको प्रैक्टिकली ये डाइजेस्ट नहीं होगा, लेकिन अजम्पशंस पे चलते हैं, सिर्फ थियरी फॉर्मेलिटी के लिए बता दूं। कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ कैपिटल इज डिटरमाइंड ऑन आफ्टर टैक्स बेसिस। हाँ, ये तो पॉइंट प्रैक्टिकल है। अभी देखा ना, केडी, इंटरेस्ट इंटू वन माइनस टैक्स, आफ्टर टैक्स बेसिस। तो हम जब भी कॉस्ट निकालते हैं कैपिटल की, आफ्टर टैक्स को ही प्रेफर करते हैं, ये आपको लेके चलना है। नेक्स्ट पॉइंट, cost of previously obtained capital is not relevant for computing the cost of capital to be raised from a specific source. Practically very important. आपने पिछली बार कितने परसेंट पे पैसा उठाया था, वो आज रेलेवेंट नहीं है, आज का मार्केट कैसा है उस बेसिस पे डिसाइड होगा ना। अब मैंने 7 साल पहले होम लोन लिया था, वो चल रहा था कुछ 8.5 9% पे। कोविड में होम लोन मिल रहा था 7% पे, मार्केट डाउन था, बैंक वालों को भी था भी पैसा ले जाओ, आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया, तो किसी ने 7% पे होम लोन लिया होगा,
आज होम लोन लोगे तो 9.5% है। तो आज होम लोन लेने जा रहे हो, 9.5% है, पिछले वाले 7% से कोई लेना देना ही नहीं है। आप बोलो नहीं मैं तो 5 साल पहले 7% पे लोन लिया था, तो भाई 5 साल पहले जाके ले लो, आज तो यही रेट है। तो तब के रेट का और आज के रेट का कोई लेना देना है नहीं। आज की सिचुएशन अलग है, तब की अलग थी। तो बोला पिछली बार आपने जो बोरोइंग किया था उसका आज से कोई लेना देना नहीं, आज का मार्केट जो चल रहा है आपको उस हिसाब से पैसा ब्याज पे मिलेगा वैसे। तो ये सब बात हो रही है, और ये कैटेगरी तो अपने देखी। अब स्पेसिफिक टॉपिक पे आ जाते हैं जो अपना चल रहा था, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल KD। आपको लैंग्वेज में कुछ थियरी देखनी है आप साथ में देख सकते हो, सब कुछ मैंने बता दिया, कुछ बाकी नहीं रखा है। ये रहा, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द अमाउंट और अ रेट विच इज पेड टू हायर अ डेट। उधार लेने के लिए जो आप पैसा चुका रहे हो वो, ये सब बातें हो चुकी है। थोड़ा स्पेसिफिक चलते हैं आगे। एक टर्म यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड नेट प्रोसीड्स। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ डिबेंचर्स का। आप लोगों ने डिबेंचर्स के बारे में थोड़ा बहुत तो बेसिक पढ़ा होगा। डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, कंपनी पैसा उधार लेती है, उसमें होता है वो एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ऐसा कुछ होता है। आइडिया है कुछ? तो एट पार का मतलब जितनी फेस वैल्यू है उतने पे इशू किया। प्रीमियम वाले केस में क्या होता है, हायर प्राइस पे इशू किया। और डिस्काउंट वाले केस में कम प्राइस में सिक्योरिटीज देनी पड़ी। अब इस चीज का यहाँ पे कॉस्ट पे क्या असर पड़ता है हमें वो देखना है। तो कुछ टर्म्स ये लोग यूज कर रहे हैं। एक तो बोला है नेट प्रोसीड्स, इस पे बात करेंगे। फिर एक बोला है पार वैल्यू, एक बोला है फ्लोटेशन कॉस्ट। ये सब नए नए टर्म्स है। अब आपने जो पढ़ा है मैं उससे पहले रिलेट करा देता हूँ, फिर कैलकुलेशन भी देखते हैं। पार वैल्यू का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू। 100 रुपए का डिबेंचर है, 100 रुपए पे इशू किया, तो उसको क्या बोलेंगे, पार वैल्यू। 100 रुपए का डिबेंचर 110 रुपए पे इशू किया, तो ऊपर का 10 रुपया प्रीमियम। और 100 रुपए का डिबेंचर है 85 रुपीज पे इशू किया, डिस्काउंट। तो आपके हाथ में पैसे कम आए होंगे, बात समझ आ रही? तो ये एक टर्म हो गया। तो प्रीमियम, पार वैल्यू, डिस्काउंट आपको पता है। फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब है ये जो आपने डेट रेज किया ना, इसमें आपका कुछ ना कुछ खर्चा भी हुआ होगा। नथिंग इज फ्री, कॉस्ट तो हर चीज का लगने वाला है। और फ्लोटेशन कॉस्ट में एग्जैक्टली क्या क्या आ सकता है, एग्जाम्पल्स भी है। एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट, आपने मार्केटिंग की, डिबेंचर लॉन्च कर रहे हैं, खरीद लो खरीद लो। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की, न्यूज़पेपर में छपवाया, होर्डिंग्स लगे होते हैं। आईपीओ आता है तो देखते हो आप, रास्ते पे होर्डिंग्स लगे होते हैं। आईपीओ का पूरा नोटिस लगा होता है, पेपर में आता है, तो उसका खर्चा भी तो लग रहा है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट है, इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, फ्लोटेशन कॉस्ट। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, पोस्टेज, स्टेशनरी प्रिंटिंग, फॉर्म्स प्रिंट कराए होंगे, उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगी होगी। ब्रोकर्स के थ्रू आपने इंस्ट्रूमेंट बेचे होंगे तो ब्रोकरेज देनी पड़ी होगी। ये जो सारा खर्चा है। अंडर राइटर्स भी होते हैं, कुछ आइडिया इनके बारे में? अंडर राइटर्स किसे बोलते हैं, ये टर्म सुना है? तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए 100% होना चाहिए। हाँ हाँ, समय। हाँ, ये लोग खरीद लेते हैं, अंडर राइटर्स। ठीक है, अंडर राइटर्स अग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई हम आपके शेयर पब्लिक को बेचेंगे, अगर कुछ कम बिके तो बाकी के हम खरीद लेंगे। मतलब आपका जो ऑफर है वो सिक्योर है, आपका 90% वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर 80% बिके ना, बाकी के 10 हम खरीद लेंगे। तो दे आर अंडर राइटर्स। तो अंडर राइटर को भी तो कमीशन देना पड़ता है जो वो रिस्क ले रहा है। ये सारा जो खर्चा इनिशियली पैसा रेज करते टाइम हो रहा है, इसको क्या बोला जाता है, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो ये तो समझ लो हाथ में आया और चला गया, अपने पास बचा नहीं, वैसी चीज है। अब ये जो कैलकुलेशन करवा रहे हैं लोग नेट प्रोसीड्स, उसको समझो। अगर आपने डिबेंचर इशू किया एट पार, मतलब है ना, फेस वैल्यू कितनी रखी है, 100 रुपए, और आपने 100 रुपए में ही इशू किया, तो उतने पैसे तो आपके हाथ में आए। लेकिन उसके सामने आपका ना ये कुछ खर्चा हो गया, फ्लोटेशन कॉस्ट। मान लेते हैं 2% खर्चा हो गया, तो हाथ में कितना बचा, 98। इस 98 को इन्होंने नाम दिया नेट प्रोसीड्स। सिंपल। मेरे हाथ में नेट कितना पैसा आया, मैंने आप सबको डिबेंचर बेचे। मैं बोला 100 रुपए का डिबेंचर ले लो, बोले सर कितने में बेच रहे हो, ना 100 रुपए एट पार, कोई प्रीमियम नहीं। तो आप सबने मुझे 100 100 रुपए दे दिए, लेकिन आप सब तक ये मैसेज पहुंचाने में मेरा खर्चा हुआ। और एवरेज किया ना तो एक डिबेंचर पे समझो 2 रुपया गया मेरा। तो आपसे 100 रुपए आए, लेकिन दो खर्च भी तो हुए, तो मेरे हाथ में नेट कितना बचा, 98। उस 98 को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नेट प्रोसीड्स। आ गया समझ में? दूसरा पॉइंट है नेट प्रोसीड एट प्रीमियम। मैं इसी में चेंज कर देता हूँ, फेस वैल्यू 100 रुपए है, मैंने बोला भाई इशू प्राइस जो है ना वो रहेगी 110 रुपए, 10 रुपए प्रीमियम देगा। और फ्लोटेशन कॉस्ट सेम है, तो 2 रुपए ही आ रहा है मेरा। अभी सिचुएशन, मेरे हाथ में नेट पैसे कितने बचे, देखो आपने मुझे 100 रुपए दिए फेस वैल्यू के, आपने मुझे 10 रुपए दिए प्रीमियम के, लेकिन मेरा 2 रुपए खर्चा हो गया मार्केटिंग का और पेपर वर्क का, तो मेरे हाथ में कितने बचे, 108 बचे। इसको क्या बोलेंगे, नेट प्रोसीड्स। मेरे हाथ में नेट पैसा इतना बचा जो मैं बिजनेस में यूज कर सकता हूँ। और यही स्कीम अगर डिस्काउंट वाली होती तो उसमें उल्टा हो जाता। भाई 100 रुपए की फेस वैल्यू है, मैंने डिवेंचर बेचा 85 में, ऑलरेडी 15 रुपए तो डिस्काउंट दिया,
इसमें भी तो फ्लोटेशन कॉस्ट लगा होगा मेरा, 2 रुपए और खर्चा हो गया होगा। तो हाथ में कितना आया, फॉर्मूला देख लो सामने है। तो फॉर्मूला वाली कोई बात ही नहीं, सिंपल कंसेप्ट पे चलना है। तो नेट प्रोफिट अपना इस केस में बचा, ये रहा, ये 100 रुपीज था, डिस्काउंट दे दिया 15 रुपए, 2 रुपए फ्लोटेशन का, अपने पास बचा 83। बात समझ आ रही? तो ये टर्म यहाँ पे यूज होता है। अब ये सब अपन क्यों निकाल रहे हैं, नेट प्रोसीड्स हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटरेस्ट का रेट कैलकुलेट करने के लिए, और कुछ नहीं। अब इसमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो ना, तो अपन ये डेटा यूज कर सकते हैं। कैलकुलेशन देख लो, देखो ऐसा कुछ है, जो भी डेट सिक्योरिटी है वो मैंने एट पार इशू की है, और पार में वही है 100 रुपए। फ्लोटेशन कॉस्ट की बात करें, फिक्स रखते हैं 2 रुपए, मेरे हाथ में कितना आया, 98। अब मैंने आपको जो इंटरेस्ट पे किया है, वो इंटरेस्ट मैंने पे किया 11 रुपए एक डिवेंचर पे। तो इस डेटा से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि मुझे इंटरेस्ट कॉस्ट कितना बेयर करना पड़ा इन परसेंटेज टर्म्स, निकाल सकते हैं। मैंने आपसे पैसा लिया कितना, 100, बट 2 रुपए तो मेरा खर्चा हो गया, नेट मेरे हाथ में कितना बचा, 98। उसके सामने मुझे आपको ब्याज के फॉर्म में कितना देना पड़ा, 11, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हैं परसेंटेज में, ये कितना होगा, कैलकुलेट करो। मेरे लिए इफेक्टिव कॉस्ट क्या होगी, 11.22। समझ आ रही? तो अगर एब्सोल्यूट नंबर्स दिए हो और परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, तो अपन ऐसे कर सकते हैं। ये लोग बोलना ये चाह रहे हैं कि आप जब भी डेट को कंसीडर करोगे, आपको हमेशा कैलकुलेशन जो है वो नेट प्रोसीड पे करना है। कि आपके हाथ में अल्टीमेटली जो 98 ही आया ना, आप बोले नहीं मैं डिवेंचर 100 रुपए बेचा, भाई 100 में बेचा, लेकिन 2 रुपए तो खर्चा फिक्स होने ही वाला है। तो हाथ में तो 98 बचा ना, तो 98 रुपीज यूज करने के लिए मुझे 11 रुपए ब्याज देना पड़ा। तो मेरे लिए जो मतलब इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेट हो गई, वो कितनी हो गई यहाँ पे, 11.22। हाँ, टैक्स को अभी मैंने यहाँ कंसिडर नहीं किया, टैक्स सेविंग वाला पॉइंट अलग है, बट परसेंटेज में कैलकुलेट कैसे करना है वो बता रहे हैं। कोई कंफ्यूजन यहाँ था, सिंपल है। देख लो थियरी में आपको ये चीज दिख जाएगी डेट के फॉर्म में। अब थोड़ा फॉर्मूला फॉर्मूला खेलते रहते हैं लोग, लेकिन कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो। समझ आ रहा है? अब इसमें अगर अपन डेटा चेंज कर दे, मान लो एग्जांपल और ऐड कर देते हैं। मैंने जो भी डेट सिक्योरिटी इशू की है ना, वो की है प्रीमियम पे। 100 रुपए फेस वैल्यू है, मैंने 10 रुपए प्रीमियम चार्ज किया, और 2 रुपए मेरी फ्लोटेशन कॉस्ट है। तो हाथ में कितना बच रहा है, 108 प्रीमियम के साथ, और उस पर वही 11 रुपए मैंने इंटरेस्ट चुकाया। अब इस पे कुछ फर्क पड़ेगा या सेम आएगा, फर्क पड़ेगा ना। अब कैलकुलेशन ऐसे हो जाएगा, 11 रुपीज दिया, हाथ में आए 108, इफेक्टिव रेट कितना, 10.18। कम हो गई ना कॉस्ट, पैसा हाथ में ज्यादा यूज करने को मिला, तो डेफिनेटली कॉस्ट कम हो जाएगी। सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये सब बातें यहाँ पे हो रही है। चलो देखें आगे, यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ नहीं समझ आया तो बताओ। क्लियर एकदम, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, डेट पे पहुंचे अपन, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ तो शुरू हुआ है वैसे। अभी जो डेट कैपिटल हम रेज करते हैं ना, इसमें थोड़ा सा थियोरेटिकली आप देखो तो दो कैटेगरी आ जाती है। एक है इररिडीमेबल डेट, और दूसरा है रिडीमेबल डिबेंचर्स। में शायद आपने थियरी में टर्म पढ़ा हो, रिडीमेबल डिबेंचर्स। तो रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है, रिडीमेबल का मतलब क्या होता है, मुझे याद आ रहा है, रिडेम्पशन का मतलब रीपेबल, फिक्स टाइम के लिए है, उसके बाद डिबेंचर वापस ले लूंगा, पैसे रिटर्न कर दूंगा, रिडेम्पशन हो जाएगा वैसा है। इररिडीमेबल का मतलब लाइफ टाइम, परपेचुअल, जैसे इक्विटी शेयर्स होते हैं। इक्विटी शेयर की कोई एक्सपायरी डेट है, अपने रिलायंस के शेयर लिए 20 साल के बाद अपने आप खत्म हो जाएंगे, ऐसा होगा नहीं। 100 साल रखो ना, जब तक कंपनी चल रही है तब तक शेयर चलते रहेंगे। लेकिन डेट सिक्योरिटीज में एक डेडलाइन होती है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, उससे ऊपर नहीं। तो मोस्टली डेट इज रिडीमेबल, लेकिन इन्होंने थियोरेटिकली दोनों ऑप्शन दे दिए, अगर परपेचुअल डेट हो तो क्या, रिडीमेबल डेट हो तो क्या। हम पहले रिडीमेबल पे बात करते हैं, बिकॉज ये प्रैक्टिकली रियलिस्टिक है वैसा है। अब देखो एक खतरनाक सा फॉर्मूला, देख के चक्कर आता है, बोले यार ये एग्जाम तक कैसे याद रहेगा, क्या माइनस करना है क्या प्लस करना है, सारी गेम घूम जाएगी। तो फॉर्मूला क्यों बनाया, उसके अंदर क्या है, अगर आप वो समझ लो तो 90% ऐसे ही याद हो जाता है। फिर ऐसा है कि अपने बना लेंगे खुद से। अब मैं वो कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, फॉर्मूला में किया क्या है इन्होंने। पहले टर्म्स थोड़े बता देता हूँ कि क्या है। एम बी जो बोल रहे हैं ना, दैट इज द मेच्योरिटी वैल्यू। सिर्फ टर्म्स डिफाइन कर रहा हूँ। एन पी मतलब नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड वही जो अभी बात हो रही थी, ठीक है। और बाकी आई जो है, एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट, अभी जो 11 रुपए वाला एग्जांपल लिया मैंने, कि हमने एनुअली 11 रुपीज पे किया वो। और एन का मतलब है नंबर ऑफ इयर्स टू मेच्योरिटी,
जैसे 5 साल के लिए डिबेंचर इशू किया या 10 साल के लिए इशू किया, वैसा है। अब पॉइंट ये है कि हमें तो कैलकुलेट करना है कि मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, मतलब मैंने जो पैसा रेज किया उसमें मेरी कॉस्ट कितनी लगी। तो इसको लेके अपने कुछ सम बना लेते हैं, उसके बेसिस पे मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो आराम से गिन पाएंगे। यहीं पे एक बार डेटा लिखता हूँ, आप भी नोट कर लो, फिर कैलकुलेशन करते हैं। हमने कुछ डेट सिक्योरिटीज इशू की, और डेट सिक्योरिटी की फेस वैल्यू रख लेते हैं 100 रुपीज। इसमें हमने प्रीमियम चार्ज किया, चलो प्रीमियम भी ऐड कर देते हैं। प्रीमियम के नाम पे रख लो 10 रुपए। फ्लोटेशन कॉस्ट 2 रुपए, सेम डेटा यूज कर रहा हूँ, ये बोला हुआ है। और मेच्योरिटी वैल्यू जो पे करनी है, मतलब अल्टीमेटली लास्ट में हमें डिबेंचर होल्डर्स को जो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा वो है 120 रुपीज, ये अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ये रिडेम्पशन पे करना है, ये बोला हुआ है। अब ये सारा डेटा अवेलेबल है, मुझे ये कैलकुलेट करना है कि मेरी कॉस्ट कितनी लगी, मेरा कितना खर्चा हुआ इसके अंदर। अब ये फॉर्मूला के हिसाब से चलूं तो दो चीजें हैं, देखो एक तो जो इंटरेस्ट कॉस्ट पे करना है, तो उसका भी कुछ डेटा होना चाहिए ना कि इंटरेस्ट कितना पे किया। तो एनुअल इंटरेस्ट का जो अमाउंट है अज्यूम कर लेते हैं 9 रुपीज, ये भी लिख लो, मतलब हर साल में 9 रुपए का इंटरेस्ट पे कर, ये कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, समझ आया। अब ये डेट सिक्योरिटी, इस डेटा के हिसाब से अगर मैंने इशू किया है, पैसा रेज किया है, तो इसमें मेरा खर्चा क्या है, कॉस्ट ही गिन रहे हैं ना। यहाँ खर्चा दो पार्ट में काउंट हो रहा है, तो ये दो आपको चीजें दे रखी है ना, इसको ऐसे देखना है, आई अलग है और ये जो पोर्शन है आपका, ये दो अलग अलग चीजें हैं जो मेरा कॉस्ट है। आई मतलब सिंपल कि हर साल ब्याज कितना चुका रहा हूँ, तो जो 9 रुपए की बात हो रही थी वो आपका ब्याज है, वो तो फिक्स है, देना ही है। और भी कुछ खर्चा हो रहा है यहाँ पे, वो खर्चा कैसे है वो समझो। इस पूरे डेटा में से आप पहले मुझे ये बता सकते हो कि नेट प्रोसीड्स कितना आया, मेरे हाथ में पैसा कितना आया आज जब मैंने डिबेंचर इशू किया। तो 108, ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया। सो दिस इज नेट प्रोसीड, कि भाई आज मेरे पास 108 रुपए आए, लेकिन मेच्योरिटी पे मुझे रीपे कितने करने, 120। आपको नहीं लग रहा यहाँ पे भी कॉस्ट कंपोनेंट है, 108 मंगवाए और 120 देने हैं, तो कॉस्ट कंपोनेंट कितना हो गया, 12 रुपए। समझ आ रही है, वो जो कॉस्ट कंपोनेंट है ना 12 रुपए, इसको भी हमें यहाँ पे हमारी कॉस्ट में कंसिडर करना है। लेकिन ये 12 रुपए एक साल का कॉस्ट है या फिर नंबर ऑफ इयर्स का, मैंने ड्यूरेशन नहीं लिखी, मैं ड्यूरेशन अज्यूम कर लेता हूँ 4 साल। ये डिबेंचर्स की लाइफ 4 साल। तो ये जो 12 रुपए का मेरा खर्चा है, ये एक साल का खर्चा है या टोटल 4 साल का खर्चा है। आज मैंने 108 रुपए मंगवाए, वापस कब करने, 4 साल के बाद। कितने वापस करने, 120। तो 4 साल के बाद मुझे 12 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये 12 रुपीज का जो खर्चा है ये एक्चुअली 4 साल का खर्चा है, एक साल का नहीं। तो एनुअल कितना है वो निकल जाएगा, सिंपल 12 डिवाइड बाई 4, 3 रुपए। राइट ऑफ कर रहा हूँ जैसे डेप्रिशिएट करते हैं ना वैसे। ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये न्यूमरेटर, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो यही कर रहा है, आप देख लो। वो खाली खर्चा एनुअल बेसिस पे गिन रहा है। ये जो आई है, ये एनुअल है या टोटल 4 साल का खर्चा है। आई इंटरेस्ट, एनुअल, ये रहा एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट, हर साल 9 रुपए चुका रहा हूँ, एनुअल खर्चा है। तो ये वाला जो खर्चा है वो भी तो एनुअल बेसिस पे लेना पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने फॉर्मूला में वही बना दिया। देखो फॉर्मूला बड़ा सिंपल हो गया, 120 रुपए लौटाने हैं, आज 108 रुपए नेट हाथ में आए हैं, मतलब 12 रुपए एक्स्ट्रा चुकाने हैं, लेकिन 12 रुपए 4 साल के बाद चुकाना है। अगर ये खर्चा मैं चारों साल में राइट ऑफ कर दूं, तो एक साल का खर्चा कितना, 3 रुपए। 12 डिवाइड बाई 4, ये रहा जो अपन कर रहे थे। तो ये जो है ना, दिस इज 12 डिवाइड बाई 4, या फिर मैं बोल सकता हूँ ये 3 रुपए। तो जो 3 रुपए आपने गिने वही है। समझ आ रही। तो न्यूमरेटर में हम सारी कॉस्ट डिफाइन कर रहे हैं, एक तो एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट और एक रिटर्न ऑफ कॉस्ट, जो मेरी मेच्योरिटी वैल्यू पे मैं प्रीमियम चुका रहा हूँ, उस वजह से जो मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है उसको एनुअल बेसिस पे गिना। तो ये 9 रुपए और ये 3 रुपए, बोलो समझ आ रही। हर साल का मेरा इतना खर्चा है, ये 9 रुपए तो एवरी ईयर देने हैं ना, नेक्स्ट ईयर भी देने, तीसरे साल में भी देने, चौथे साल में भी देने। और ये जो 3-3 रुपए गिन रहा हूँ ना, ये वो मेच्योरिटी पे जो 12 रुपए देने हैं ना,
उसको मैंने एनुअली राइट ऑफ किया। तो अगर मैं ये देखूं कि मेरा डिबेंचर होल्डर्स को हर साल क्या पेमेंट जा रहा है, तो एक 9 रुपए का ब्याज तो हर साल ले जाते हैं। अच्छा, 4 साल के बाद मुझे इनको 12 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, देने 4 साल के बाद है, लेकिन उसको आज ही मैं राइट ऑफ करके थोड़ा थोड़ा क्लेम कर रहा हूँ। तो एनुअली मेरे 3-3 रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं, मैं ऐसा एवरेज मान के चल रहा हूँ। ये बात समझ आई? तो ये मेरा आउटफ्लो या मेरा कॉस्ट कंपोनेंट पता चल गया, मतलब न्यूमरेटर का हिसाब हो गया। क्योंकि मैं कॉस्ट निकालना चाह रहा हूँ, तो सिंपल है कि भाई न्यूमरेटर में मैं देखूंगा मेरा खर्चा कितना, और डिनोमिनेटर में देखूंगा कि एवरेज मैंने उनसे पैसा लिया कितना, यूज कितना किया। तो अब यहाँ पे ना इन्होंने क्या किया, डिनोमिनेटर में एवरेज यूज किया। मैंने चार्ज किया 108, चुकाया 120, दोनों का एवरेज निकाल दिया। ओपनिंग वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू डिवाइड बाई टू, वही करते हैं ना, एवरेज निकाल। एआरआर याद कर लो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई टू, और क्या करेंगे। तो डिनोमिनेटर में वही किया कि आया 108, गया 120, ऑन एन एवरेज कितना पैसा, तो इसका एवरेज। तो 108 प्लस 120 डिवाइड बाई टू कर लो कितना आ रहा है, बीच में आएगा 114 आएगा, है ना, 114 आएगा। तो ये जो है ना डिनोमिनेटर, ये क्या किया अभी आपके सामने, तो ये नीचे आ गया 114। और क्योंकि परसेंटेज में आंसर चाहिए, इंटू 100, तो 12 डिवाइड बाई 114 इंटू 100, 10.52 आएगा। दिस इज कॉस्ट ऑफ डेट, जो भी आ रहा है पर 10.5 अप्रोक्स, दिस इज कॉस्ट ऑफ डेट। तो ये जो आपने पूरा डेट रेज किया ना, इसमें आपका एनुअल कॉस्ट 10.5% के अराउंड लगा। बात समझ आ रही है? तो अगर आपको इसका ये पूरा एनालिसिस पता है कि कर क्या रहे हैं, तो फिर ये लर्निंग में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज यू नो कि न्यूमरेटर में मुझे दो खर्चे लेने हैं। एक एनुअल इंटरेस्ट का खर्चा लेना है, और एक जो प्रीमियम चुकाया उसमें जो एक्स्ट्रा कॉस्ट गया वो राइट ऑफ करना है। तो दो एक्सपेंसेस न्यूमरेटर में आ गए। डिनोमिनेटर में क्या लेना है, एवरेज बोरोइंग, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई टू, एवरेज। क्योंकि टाइमिंग अलग अलग है, शुरुआत में 108 लिया, लास्ट में 120 चुकाया, तो उसका एवरेज कर दिया कि भाई उसमें अपने फिर पहला वाला लेंगे तो भी कर लेते, दूसरा वाला लेंगे तो भी कर लेते, एवरेज निकाल दो, एक एवरेज कॉस्ट अपना पता चल जाए वैसा। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से वर्क कर रहा है। बोलो, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ नहीं समझ आया तो बताओ। क्लियर? और अभी तक इसमें टैक्स का कुछ आ रहा हूँ ना, उस पर भी आ रहा हूँ। वो मैं एक साथ जा नहीं रहा था उस पर, अब टैक्स वाले पॉइंट पे भी आते हैं। ये रहा नीचे दिया हुआ है, ये वैसे टैक्स वाले में खाली एक ये कॉम्पोनेंट ऐड हो जाएगा, समझा देता हूँ। थोड़ा फॉर्मूला एक बार वापस लिखते हैं, 2-4 बार देखा होता है ना, तो वैसे भी याद हो जाता है, और कंसेप्ट वाइज पता होगा तो और इजी रहेगा। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कॉस्ट ऑफ डेट। अभी हमने जो देखा वो था बिफोर टैक्स, जो आपका क्वेश्चन है सर टैक्स का कंपोनेंट, तो अभी हमने टैक्स कंसिडर नहीं किया। कॉस्ट निकाल रहा हूँ, तो कॉस्ट में सिंपल है कि भाई कितना पे आउट है और कितना बोरो किया, बस उसको ही तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। यही होता है ना, मैंने चुकाया कितना और पैसा यूज कितना किया, उसका हिसाब करना है। तो जो पे आउट है उसमें मेरे दो एक्सपेंस है, एक मैं एनुअल इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, और एक मैं प्रीमियम चुका रहा हूँ लास्ट में। वो जो प्रीमियम चुका रहा हूँ उसको मैं एनुअली यहाँ राइट ऑफ कर रहा हूँ। तो मेच्योरिटी पे जो पे करूंगा और आज जो हाथ में आया, उसको लाइफ में डिवाइड कर दूंगा, दिस इज डेप्रिसिएशन। वैसे समझ लो आप, ठीक है। तो न्यूमरेटर वाला पार्ट हो गया। अब जो बोरो किया है उसको कैसे गिने, तो बोला एवरेज कर देते हैं, मेच्योरिटी पे जो चुका रहे हैं शुरुआत में जो आया था उसका एवरेज, बस परसेंटेज चाहिए इंटू 100, बन गया फॉर्मूला। इंटरनल एक एक टर्म समझोगे, फॉर्मूला याद करने का बर्डन नहीं है, नहीं तो फिर वो ये 10 बार लिख लिख के याद कर लो, और 11वीं बार एग्जाम में नहीं याद आया तो कोई फायदा नहीं है। फिर सोचते रह जाओ था क्या पता नहीं है, प्लस था माइनस था। देखो हर फॉर्मूला के पीछे का लॉजिक पता होता है ना, तो अपने बना लेते हैं यार, इसमें ऐसा था तो ये माइनस ही होगा, ऐसा था तो प्लस ही होगा, कंफ्यूजन नहीं होता। बट अदरवाइज तो फिर आप लर्न करते रहो। तो ये जो केडी आपका आया ना, थक गया बेचारा ये भी। फाइल कहाँ चली गई? देखते हैं 2 मिनट में आएगी कि नहीं आएगी।
चलो, है लिखा हुआ है। ये वाला लोड नहीं, चलो कोई नहीं। हाँ, तो ये जो केडी की अपन बात कर रहे थे, उसमें हमने ये देखा कि बिफोर टैक्स वाले केस में सिंपल, एक तो वो इंटरेस्ट कॉस्ट वापस लिख देता हूँ एक बार, और जो बाकी का आपका कॉस्ट लग रहा है वो हमने इस तरीके से राइट ऑफ कर दिया, और डिनोमिनेटर में बोरोइंग्स का एवरेज निकाल दिया, सिंपल परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, काम खत्म। दिस इज बिफोर टैक्स। इतनी बात है। अब आप बोल रहे हो सर इसमें वो टैक्स कंपोनेंट भी तो होता है, क्योंकि आप अभी बोल रहे थे इंटरेस्ट पे करते हैं तो टैक्स बचता है। बात सही है। जो भी एनुअल इंटरेस्ट आप पे करोगे उस पर आपका टैक्स सेविंग होता है। तो एनुअल इंटरेस्ट वाला पोर्शन कौन सा है फॉर्मूला में, ये वाला है। तो अगर इसमें मैं टैक्स सेविंग का एक कंपोनेंट ऐड कर दूं, फॉर्मूला बन जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना है, केडी। अगर आप बोल रहे हो सर आफ्टर टैक्स, तो ठीक है ना, टैक्स सेविंग का इफेक्ट दे देते हैं। जो इंटरेस्ट मैं एनुअली पे करता हूँ उसमें मुझे हर साल टैक्स सेविंग होना चाहिए। बाकी बातें तो सेम ही रहने वाली है, उसमें टैक्स सेविंग का कोई पॉइंट है ही नहीं। ये वाले पोर्शन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी, एनआई। ठीक है, ये वाले पोर्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एवरेज में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम ही रहने वाला है। तो इन शॉर्ट फॉर्मूला में खाली इतना पोर्शन जो है ना एक्स्ट्रा आ गया, बिफोर आफ्टर वाला फॉर्मूला बन गया। आप बोलो सर रियल लाइफ में रेलेवेंट कौन सा है, आफ्टर टैक्स। वो स्टार्टिंग में अजम्पशन देखा ना कि ऑलवेज आफ्टर टैक्स, बट बुक है, फॉर्मूला है, सब्जेक्टिव पेपर है, कितनी बार एग्जाम में बिफोर टैक्स भी पूछ सकते हैं। तो आपको डिफरेंस दोनों का पता होना चाहिए। तो एग्जाम में अगर बोला है स्पेसिफिक कि फाइंड कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स, आप बोले नहीं नहीं सर रियल लाइफ में तो आफ्टर टैक्स होता है ना, हम तो यही करेंगे। अरे वो बेचारा मांग रहा है बिफोर टैक्स, तो क्यों उसको आफ्टर टैक्स वाला चिपका रहे हो, जो बोला है वो करके दो ना। कि बिफोर टैक्स निकाल के दो तो निकाल के दे दो। कुछ नहीं बोला हो और क्वेश्चन में टैक्स का रेट दिया हो, तो डेफिनेटली आपको आफ्टर टैक्स ही लेना पड़ेगा, वो फिर कॉमन सेंस वाली बात होगी। बट कोई स्पेसिफिक कुछ मांग रहा है, आप उसको दूसरी चीज दे रहे हो, फिर वो मार्क्स नहीं देगा। तो क्योंकि बुक एग्जाम में तो थोड़ा बहुत अपने को वो लेके चलना है। तो ये एक मेजर चीज आपकी यहाँ पे कवर हुई, कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये फॉर्मूला एग्जैक्टली मीन क्या करता है, मीनिंग के साथ आपको बता दिया। अब देख लो कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो थियरी में भी आपको रेफर करना है तो आपके सामने ही ये चीज है। उन्होंने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, कंसेप्ट नहीं समझाया हुआ है। बट ये रिडीमेबल डेट वाले में पूरा कंटेंट आपका विद फॉर्मूला कवर हो गया। बोलो कुछ पूछना, समझ आया, पॉइंट पूरा कंप्लीट है। कंसेप्ट वाइज कोई डाउट, कुछ भी चीज वापस डिस्कस करनी है, कुछ नहीं समझ आया, कॉस्ट ऑफ डेट समझ आ गया। अब ये तो मैंने आपको रिडीमेबल वाला बताया, इसमें एक आगे इरिडीमेबल वाला पॉइंट था जो अपन ने पेंडिंग छोड़ा, उसमें तो कुछ भी नहीं है, ये समझ आ गया तो फॉर्मूला तो कुछ ज्यादा ही सिंपल है। इरिडीमेबल की जो बात हो रही है ना, या फिर इसको बोलते हैं परपेचुअल, उसका तो फॉर्मूला बहुत इजी है, सीधा इंटरेस्ट डिवाइड बाय नेट प्रोसीड, खत्म। ठीक है, सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला दे दिया वहां पे, क्योंकि इरिडेमेबल डेट एक्चुअली तो होता भी नहीं है, ये भी है देखा जाए तो बुक लेवल पे ही है। और इसके लिए फॉर्मूला में भी कुछ ज्यादा टेक्निकल नहीं किया, ये अपन ने भी आगे गिन ही दिया ना, मैंने आपको एग्जांपल जो गिनवाया था, इसमें लिखा 11 रुपये आप ब्याज दे रहे हो और 98 रुपये नेट प्रोसीड आया, और फिर अपन ने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो आपने निकाला 11.22%, ये वही था। ऑलरेडी मैंने गिनवा दिया, नाम अभी दे रहा हूँ। तो दिस इज ऑल्सो नॉट दैट मच रेलिवेंट और एग्जाम में, क्योंकि जो चीज प्रैक्टिकली रेलिवेंट नहीं है पेपर सेटर्स पूछते भी कम है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि ऐसी चीज एग्जाम में पूछे जो सिर्फ बुक लेवल पे होती है। वो लोग क्योंकि पेपर जो सेट करती है ना, वो जो कमिटी है, उसमें प्रैक्टिसिंग मेंबर्स ही होते हैं। वो कोई ना कोई कंपनी में अच्छे खासे लेवल पे काम कर रहे होते हैं जो आपके पेपर बनाते हैं। तो उनको ना वो इंडस्ट्री का भी आइडिया होता है, यार इंडस्ट्री में ये चल रहा है, तो डेफिनेटली दे विल नॉट गो फॉर बुक कंसेप्ट जो सिर्फ बुक लेवल पे होते हैं। वो लोग डेफिनेटली उस पे जाएंगे जो चीज प्रैक्टिस में काम आती है, ताकि स्टूडेंट का प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है और वो कितना रिलेट कर पा रहा है वो भी पता चले, और एग्जाम का लेवल बना रहे। तो बुक वाली चीजें कम आती है, बट क्योंकि दे रखी है हमें पता होनी चाहिए, तो वो एक पॉइंट अलग है। बोलो कुछ कंफ्यूजन यहाँ तक क्लियर। तो अपना डेट वाला जो पार्ट है ना वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ कंसेप्चुअली। अब इसमें कुछ इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं। अब वैसे तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, मेरी आपको जरूरत शायद ही पड़ेगी। अभी ये जो बताया ना इस पे अगर एक सम करना है तो एक सम करा देता हूँ एंड करने से पहले, ताकि बाकी इलस्ट्रेशन आप घर पे कर सको, तो उतना अपना टाइम बचेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, आपके पास बुक नहीं भी है तो कोई इशू नहीं, मैं यहीं पे बता देता हूँ।
पूरा एप्लीकेशन समझ आ जाएगा जो फॉर्मूला अभी आपने किया। ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 देख लो, ये आपके सामने डेटा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, स्टार्ट आप ही करना। एस के कंपनी जो है इन्होंने इशू किया है 10,000। 10,000 ये क्वांटिटी वाइज है, 10 ईयर्स लाइफ है और 8% डिवेंचर है, ये 10,000 यूनिट्स है इसके। फेस वैल्यू कितनी, 100 रुपए। अच्छा, 4% डिस्काउंट पे इशू किया। देखो जैसे जैसे पढ़ते जाओगे डेटा अपने आप पता चल जाए क्या हो रहा है। 4% डिस्काउंट पे इशू किया, जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुए, दीज डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड आफ्टर 10 ईयर्स एट 5% प्रीमियम। द कॉस्ट ऑफ इशू इज 2%, फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है। टैक्स रेट कितना अज्यूम कर रहे हैं, सीधा 50%। निर्मला देवी से मिलके आया लगता है। ठीक है, 50% टैक्स, बाकी भी क्यों छोड़ा, वो भी ले जाओ, खत्म करो। मतलब लिखने से पहले तो शर्म आनी चाहिए ना, 50% टैक्स, क्या मजाक चल रहा है, ऐसे ही है। अब देखो फेस वैल्यू आपके सामने है 100 रुपए, डिस्काउंट 4%, प्रीमियम 5% चुकाना है। तो अगर आप डिस्काउंट माइनस करोगे तो 4 रुपए तो माइनस हो गया। अच्छा, फ्लोटेशन कॉस्ट भी तो लग रहा है 2 रुपए। सब फेस वैल्यू पे होता है, वो इम्प्लाइड। हाथ में कितने आ रहे हैं, 94। आफ्टर डिस्काउंट एंड आफ्टर फ्लोटेशन कॉस्ट 94 मेरे हाथ में आ रहे हैं। ये हो गया मेरा नेट प्रोसीड। अच्छा, मुझे पैसे चुकाने कितने इन फ्यूचर, 5% प्रीमियम। 5% प्रीमियम तो फेस वैल्यू पे गिनोगे, तो जो मेच्योरिटी पे देना है वो है 105। बात समझ आई। अच्छा, एनुअल इंटरेस्ट कितना देना है, 8% डिबेंचर्स, मतलब 8% ब्याज देना है, वो भी फेस वैल्यू पे काउंट होता है हमेशा। तो जो इंटरेस्ट कॉस्ट है 8 रुपीज। आया समझ में? सारा डेटा आपके सामने। अब देखो 94 आया है, 105 चुकाना है। तो कहीं ना कहीं मेरी पॉकेट से एक प्रीमियम भी जा रहा है। और वो प्रीमियम कितने साल में डिवाइड होगा, जितनी डिबेंचर्स की लाइफ, लाइफ कितनी है, 10 साल। तो ये जो 11 रुपए आप चुका रहे हो ना, ये 11 रुपए 10 साल में राइट ऑफ होंगे। वो चीज फॉर्मूला में फिर आप अप्लाई कर सकते हो। बातें सारी क्लियर है आपके सामने। अब इसके बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है द कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, उन्होंने यहाँ पे दोनों गिन के बता दिया। आप पहले बिफोर टैक्स गिन लो एक बार, फिर आफ्टर टैक्स पे भी चलते हैं। स्टार्ट करो, देखो आप ट्राई करो, फॉर्मूला आपके सामने है। और ये सारा कैलकुलेशन टोटल वैल्यू पे होगा, 10,000 यूनिट्स पे होगा, सिंगल यूनिट पे नहीं। वैसे आप सिंगल यूनिट पे गिनोगे तो भी आंसर सेम आएगा, ऐसे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको अगर सिंगल यूनिट पे गिनना है तो भी ठीक है, बट क्योंकि क्वांटिटी दे रखी है, आइडियली फुल अमाउंट पे गिनना चाहिए, परसेंटेज में आंसर में फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला क्लियर हो रहा है, देखो यही वाला है जो अपन ने अभी किया। पहले कैसे गिन रहे हो, टोटल पे गिन रहे हो, सिंगल यूनिट पे? सिंगल पे, एक काम करो, सिंगल पे गिन लो, चलो ठीक है, ये नंबर्स आपके सामने में लिखे हैं ना, तो पर यूनिट बेसिस पे गिनो, परसेंटेज तो सेम ही आने वाला है। ट्राई करो, नहीं समझ आता है तो मैं करवाता हूँ। आपका डायरेक्ट इनसे आंसर मैच करेगा परसेंटेज में, डेटा तो मैच करेगा नहीं, क्योंकि आप पर यूनिट गिन रहे हो। आया। अच्छा है, पर यूनिट ही गिनो, लास्ट में आंसर मैच होगा ना तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि यार समझ आ रहा है।
बोलो, सॉल्व हुआ? कुछ भी नहीं समझ आ रहा हो ना कंसेप्चुअली तो बोलना, क्योंकि बाकी सम्स फिर आपको करने हैं। अभी नहीं पूछोगे तो घर पे डाउट आएंगे, फिर सारे सम्स बाकी रह जाएंगे। तो मैंने सबसे बड़ा सम ही करवा दिया यहाँ पे, क्योंकि बाकी वाले से छोटे हैं। बोलो। 9.15 जो इनका आ रहा है, आपका आ रहा है, पता चला? देखो, आपने पर यूनिट गिना, इन्होंने टोटल पे गिना, फर्क क्या पड़ा? तो परसेंटेज ही करना है तो परसेंट तो आंसर सेम ही आने वाला है। अब आप घर पे वापस जब बाकी सम्स भी करोगे तो एक बार फुल अमाउंट पे गिन लो, बिकॉज एग्जाम में आइडियली तो फुल अमाउंट पे गिनना चाहिए। तो आपको सारा नंबर वैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये जो नेट प्रोसीड आया वो गिनना पड़ेगा इंटू 10,000, तो ये रहा 9,40,000। फिर जो आपकी मेच्योरिटी वैल्यू है 105, वो गिनोगे 10,000 पे तो आ गई 10,50,000। तो उसको राइट ऑफ किया, वैसे करके गिन सकते हो। अब यही सेम आफ्टर टैक्स अगर गिनेंगे तो पूरा कैलकुलेशन वही रहने वाला है, सिर्फ यहाँ पे ये इंटू 1 माइनस टैक्स हो जाएगा। तो उससे जो फर्क पड़ेगा, फर्क तो काफी पड़ जाएगा, 50% टैक्स काट लिया तो कॉस्ट। अब इसमें नुकसान नहीं है क्योंकि इसमें आपका टैक्स सेविंग हो रहा है। आप यहाँ पे जो इंटरेस्ट कॉस्ट बेयर कर रहे हो ना, ये रहा 80,000 या 8%, वो 8% इंटरेस्ट कॉस्ट पे 50% आपका टैक्स सेविंग होगा ना, तो इंटरेस्ट कॉस्ट सीधा कितना हो गया? 4%। तो काफी फर्क पड़ जाएगा। तो बस वही कंपोनेंट है यहाँ पे, देख लो इतना फर्क है, पीछे का तो सारा कैलकुलेशन सेम है। तो उससे आप जो है आफ्टर टैक्स वाला रेट निकाल सकते हो, और काफी फर्क आएगा डेफिनेटली। इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है। तो ये फॉर्मूला क्या है वो आपके माइंड में अब क्लियर हो गया भी, कैसे अपने इसको कैलकुलेट किया। अब जो बाकी के इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 1 से लेके इलस्ट्रेशन 4 तक, ये आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो होमवर्क में आप ट्राई कर लो। कल यहाँ पे पहले इससे स्टार्ट करेंगे, जो डाउट्स होंगे वो करवा के फिर आगे बढ़ूंगा। तो जो एक पहला टॉपिक था अपना कॉस्ट ऑफ डेट, वो पूरा यहाँ पे कंप्लीट है। कल स्टार्ट करेंगे तो फिर कॉस्ट ऑफ रेफरेंस, और उसके बाद जाएंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे। तो मेजरली ये 3 टॉपिक्स ही हैं, और उसके बाद आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, छोटे चैप्टर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, इतना रखते हैं आज, आज के लिए काफी।